आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी। देखिए पॉलिटी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे। ये बीपीएससी हो, दरोगा हो, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में निश्चित सदस्य की संख्या क्या है। देखिए राज्यसभा के लिए संख्या है जो 250 निर्धारित किया गया है। इसमें 238 सदस्य है जो विधानसभा सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं, यानी कि डायरेक्ट इसको जनता वोट नहीं करती है। जो एमएलए होते हैं विधानसभा के सदस्य, वही अपने में से या जो भी लोग इसमें इलेक्शन लड़ते हैं उसको निर्वाचित करके राज्यसभा भेजते हैं। वहीं 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। उसमें समाज सेवा क्षेत्र से, सहकारिता आंदोलन से या कला के क्षेत्र से जो व्यक्ति विशिष्ट होते हैं उनको राष्ट्रपति है जो मनोनयन करके डायरेक्ट राज्यसभा भेजते हैं। ये मनोनयन का जो प्रावधान है वो हम आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 250। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, देखिए भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित किया जाता है। अपने ही सदस्यों में से एक सदस्य को निर्वाचित करके लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है और सभी जो सदन की संचालन है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है, निर्वाचित किया जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्या कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। तो आप जानते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रदान करता है। वहीं देखिए राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति किसे प्रदान करते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। वहीं देखिए अगला क्या कह रहा है, राज्यसभा में उपसभापति हैं तो जो राज्यसभा के उपसभापति होंगे वो सभापति को देंगे। वहीं राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति का मतलब क्या हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। और उपराष्ट्रपति किसको देते हैं, तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति को। वहीं कहेगा लोकसभा के उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र देता है, तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए चौथा देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। देखिए जब संसद, जो नई संसद सदन चुनकर आती हैं तो उस समय राष्ट्रपति है जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है, इसका मुख्य दो कार्य होता है। पहला कार्य इसका होता है कि जो नई सदस्य चुनकर आए हैं उसको शपथ दिलाना। दूसरा कार्य होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करा देना। ये दो कार्य के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद है जो समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर उसे नियुक्त किया जाता है जो सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो देखिए पहला ऐसा स्पीकर थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ये भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष भी रह चुके थे और ये पहले अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि इनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था जिसकी वजह से इनकी अध्यक्षता है जो बच गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 के सी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का जो सचिवालय है जो सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 98 में इसकी चर्चा की गई है। 98 में लोकसभा सचिवालय की चर्चा की गई है जो लोकसभा के अध्यक्ष के डायरेक्ट नियंत्रण में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर। भारत के संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में किसका अनुमोदन अनिवार्य है। देखिए जब संचित निधि से जब हम धन निकालते हैं तो इसके लिए भारत की संसद की आवश्यकता होती है, इससे अनुमोदन लेना होता है, इसमें वोटिंग होता है, तब भारतीय संसद के संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। संचित निधि की जो चर्चा है 266 में किया गया है। वहीं आकस्मिक निधि की चर्चा है जो 267 में किया गया है। आकस्मिक निधि का अर्थ होता है तत्कालीन आवश्यकता। मान लीजिए किसी भी विषम परिस्थिति में कहीं बाढ़ आ गया, कहीं पर भूकंप की वजह से कोई घटना घट गई या किसी अन्य प्रकार की जो आकस्मिक घटना हो गई, उसके लिए तुरंत हमें धन की आवश्यकता है तो आकस्मिक निधि से निकाला जाता है और उसके लिए संसद से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि जो आकस्मिक निधि है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, वहाँ से डायरेक्ट निकाल कर खर्च कर सकते हैं। लेकिन संचित निधि से जब हमें पैसा निकालने की आवश्यकता होती है तो वो संसद से अनुमति लेना होता है, वहाँ वोटिंग करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर। कह रहा है कि जब कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो
राज्यसभा इसे अधिक से अधिक दिन रोक सकता है। देखिए, जब धन विधेयक है सबसे पहले लोकसभा में आता है और वहाँ जब पारित हो जाता है तो राज्यसभा से उसे सिर्फ समर्थन प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है और वो मैक्सिमम 14 दिन रोक सकता है। अगर 14 दिन में पारित करके नहीं भेजता है तो लोकसभा जिस प्रकार से धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजी रहती है वो मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने भी पास कर दिया, क्योंकि राज्यसभा है जो धन विधेयक पर उसे कोई विशेषाधिकार, कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। देखिए, धन विधेयक की जो परिभाषा है आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषित किया गया है। इसमें कौन कौन से जो पैसा है, कौन कौन से जो पैसा इसके अंतर्गत रखा जा सकता है, कौन कौन सा विषय वस्तु है जो धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाएगा, वो चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। वहीं आप 112 देख रहे हैं, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, जिसे आम भाषा में हम बजट कहते हैं। वो आर्टिकल 112 में चर्चा की गई है, लेकिन भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल 110 में आर्टिकल 108 है, 108 में संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। वहीं आर्टिकल 111 में, ये आर्टिकल 111 है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से जब कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है तो आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति उसे अपना स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 111 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। 10 क्या कह रहा है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। तो धन विधेयक का निर्णय है जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और इसकी चुनौती कहीं नहीं दी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त बैठक की जो प्रावधान है 108 में की गई है और इसकी अध्यक्षता है जो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष है जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। वहीं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, ये उनके अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष, उनके अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। राज्यसभा के सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये जो अध्यक्षता है इसकी चर्चा है जो आर्टिकल 118 के 1 में की गई है। संयुक्त बैठक है जो साधारण विधेयक पर लाया जा सकता है। देखिए, कभी भी संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाएगा। कभी भी धन विधेयक पर इसकी बैठक, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक की आयोजन नहीं किया जाएगा। संयुक्त बैठक की आयोजन का तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। चलिए आर्टिकल, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत संसद बनती है, भारत की जो संसद बनती है, भारत की संसद है जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन मिल करके भारत का संसद का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां का निर्धारण करती हैं। तो देखिए, संसद के जो विशेषाधिकार है वो आर्टिकल 105 में इसका प्रावधान किया गया है। वहीं आर्टिकल 108 में ये संयुक्त बैठक की प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 110 है जो धन विधेयक का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है। देखिए, भारतीय संविधान में कहा गया है कि 2 सदन के बीच अंतराल है जो 6 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मान लीजिए एक सत्र है जो जनवरी में चल रहा है, 1 जनवरी 2025 को प्रारंभ हुआ और मान लीजिए ये फरवरी में समाप्त हो गया, तो इसके बीच में और जो अगला सत्र होगा उसके बीच में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होगा, यानी कि 6 महीना के अंदर में दूसरा सत्र का आयोजन करना अनिवार्य हो जाता है। तो कहने का मतलब है भारत में 1 वर्ष के अंदर मिनिमम कम से कम 2 सत्र का आयोजन अनिवार्य ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, कोई कानूनी विधेयक के किस पटल पर रखा जा सकता है। कोई भी कानूनी विधेयक है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। दोनों सदन से जब पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति दे देंगे तो वो कानून वो पारित माना जाएगा और वो भारतीय संविधान के तहत उसे अनुपालन करना अनिवार्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर कह रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय पर के संबंध में कानून बना सकता है। तो संसद है जो राज्य सूची के विषय में कानून कब बना सकता है। तो देखिए, जब 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है, 249 के तहत जब राज्यसभा अपने सदस्य के उपस्थित और बहुमत करने वाले 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहिए, तब संसद कानून बनाता है। कब? जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 249 के तहत। ये राज्यसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 249। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। देखिए लोक लेखा समिति में सबसे पहले 22 सदस्य होते हैं, जिसमें जिसमें 7 सदस्य हैं राज्यसभा से होते हैं, वहीं सदस्य है जो लोकसभा से इसमें होते हैं। 22 सदस्य का मेंबर होता है टोटल। ये अपना जो रिपोर्ट है वो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं। लोक लेखा के समिति का जो अध्यक्ष होता है जो विपक्ष के नेता होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 कह रहा है कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में कौन सर्वोच्च है। तो भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कौन सर्वोच्च है। तो देखिए कह रहा है न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है तो ये संविधान हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकता है। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव है जो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है कि सरकार अब सत्ता में नहीं है, अविश्वास मत में आ गई है यानी कि अल्पमत में है। देखिए इस प्रकार से स्थगन प्रस्ताव भी विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। लेकिन विश्वास प्रस्ताव है जो भारत के मंत्रिपरिषद रख सकते हैं कि अभी हम विश्वास में हैं, अभी हमें बहुमत प्राप्त है, इसलिए विश्वास प्रस्ताव है जो मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो देखिए एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अभी 33 अन्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश शामिल है। इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए न्यायाधीश की संख्या की बढ़ोतरी है जो संसद द्वारा समय समय पर की जाती है। ये 34 संसद सदस्य का प्रावधान है जो 2019 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। 21 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जाते हैं। सॉरी उच्चतम न्यायालय कह रहा है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कह रहा है किस प्रकार से हटाया जाता है। तो ये इस प्रकार से कब, जब संसद सिफारिश कर दे और राष्ट्रपति उसको हटा दे सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की आयु है। सर्वोच्च न्यायालय के जो आयु है रिटायर करते हैं 65 वर्ष की आयु में, वहीं हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो 62 वर्ष के आयु में रिटायर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। 23 क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारित किया जाता है। तो देखिए जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके वेतन है जो संसद के द्वारा निर्धारण किया जाता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 125 में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। कह रहा है कि सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। देखिए जब रिटायर्ड हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज तो कहीं भी वो अपना वकालत नहीं कर सकते हैं, उनको किसी भी न्यायालय में वकालत करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है जो किस वाद में आया था। देखिए ये वाद है केशवानंद भारती वाद था। 1973 का ये केस है। ये केरल का एक केस था, उसी में उच्चतम न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। AK गोपालन केस है जो केरल का था, 1951 में ये भी आया था। मेनका गांधी केस है जो 1978 में आया था। जो आर्टिकल ये दोनों केस है AK गोपालन और मेनका गांधी केस है जो आर्टिकल 21 से संबंध में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। कह रहा है कि संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश शामिल होते हैं। जब भी संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा तो न्यूनतम 5 सदस्य इसमें होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 27 नंबर देखिए। कह रहा है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित किया गया है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। वहीं जब स्थानीय स्वशासन, पंचायत और नगरपालिका के सदस्य बनने के लिए 21 साल है। वहीं MLA और MP बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 35 वर्ष है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर देखिए। संसद ने वर्ष 2014 में NJAC अधिनियम पारित किया था जिसमें जे का पूर्ण विस्तार क्या है। देखिए 2014 में 99 संविधान संशोधन के तहत NJAC का प्रावधान किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया था कि जज की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, वो NJAC कमेटी बनाई गई थी। यह अधिनियम लाया गया था कब, 99 संविधान संशोधन के तहत 2014 में। इसका पूरा नाम होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, यानी कि न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए एक आयोग। तो जे क्या हो गया, जस्ट जुडिशियल, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका पूरा नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। 29 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था।
देखिए सबसे पहले ट्रिब्यूनल की जो चर्चा भारतीय संविधान में नहीं था, इसको लाया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसका प्रावधान किया गया था। ये भाग 14A में जोड़ा गया है। आर्टिकल देखा जाए तो 223A और 223B में इसकी चर्चा की गई है। 223A में है जो प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया जाएगा। 223B में किसी भी अन्य चीज़ के लिए जो ट्रिब्यूनल इनकी अधिकरण का गठन किया जाएगा, आर्टिकल 223B के तहत किया जाएगा। तो जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है जो 2010 में आर्टिकल 223B के तहत इसका गठन किया गया था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका या विधायिका के संबंधित सभी जानकारी को प्रदान करेगा। यह प्रावधान क्या है? यह प्रावधान आर्टिकल 167 में किया गया है। यही प्रावधान केंद्र में 78 के तहत प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सभी जानकारी है जो राष्ट्रपति को समय समय पर देंगे, वो आर्टिकल 178 में है। वहीं राज्य में राज्यपाल के लिए है, ये आर्टिकल 167 में है। देखिए 163 में कहा गया है कि राज्यपाल के सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की चर्चा की गई है। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल है जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्य सूची के विषय पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 131 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसमें से एक सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जाता है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो मुख्यमंत्री का क्या होता है? चुनाव नहीं होता है, और राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके तहत? आर्टिकल 164 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि किसी राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो स्थानीय निकाय यानी कि पंचायती सदस्य के द्वारा 1/3 सदस्य है जो पंचायती सदस्य के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 1/6 सदस्य राज्यपाल इसका नियुक्त करते हैं, राज्यपाल यानी कि मनोनीत करते हैं। स्थानीय स्वशासन है जो निर्वाचित करके भेजते हैं। 1/12 सदस्य हैं जो स्नातक के विद्यार्थी होते हैं, स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी होते हैं, उनके द्वारा 1/12 सदस्य नियुक्त किया जाता है। 1/12 सदस्य है जो शिक्षक के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वहीं 1/3 सदस्य हैं जो विधानमंडल के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 32 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। स्थानीय स्वशासन के द्वारा कितने सदस्य? 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। भारत में मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है, जहां इसमें बिहार भी शामिल है। बिहार विधानसभा में 75 सीटें भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्या कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जिसे जीएसटी काउंसिल कहते हैं, जीएसटी काउंसिल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसकी चर्चा की गई है? तो देखिए जीएसटी काउंसिल की चर्चा है 279A के तहत इसका प्रावधान किया गया है। वहीं जीएसटी की चर्चा है जो 246A के तहत किया गया है। जीएसटी आप जानते हैं 101वां संविधान संशोधन के तहत 2016 में इसको लाया गया था। वहीं 2017 में ये लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। देखिए 275 सी नंबर ऑप्शन कह रहा है 275 में अनुदान की चर्चा की गई है, जिसमें केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देता है। 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। 34 नंबर देखिए। 34 कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंध के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है? देखिए अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र है जो भाग 10 में इसकी चर्चा की गई है। वहीं 5 अनुच्छेद जो भाग 5 है, भाग 5 में संसद की चर्चा है। भाग 9 में क्या है? जो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत है उसकी चर्चा की गई है। 9A में किसकी चर्चा की गई है? जो नगर पालिका है उसकी चर्चा की गई है 9A में। तो अनुसूचित क्षेत्र के बारे में किसमें है? तो भाग 10 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर। 35 क्या कह रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत है जो 1952 में किया गया था। स्थानीय स्वशासन के प्रारंभ होने से पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये असफल रहा, तो बाद में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना है जो संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। सरकारी आयोग है जो केंद्र राज्य संबंध के बारे में गठन किया गया था जानकारी लेने के लिए। कब? 1983-84 में इसका गठन किया गया था। यही मलिमथ समिति का स्थापना है जो 2000 में किया गया था, और आईपीसी सीआरपीसी के रिफॉर्म के लिए मलिमथ कमेटी का गठन किया गया था। वहीं पूंची आयोग है, इसका भी गठन है जो केंद्र राज्य संबंध के बारे में जानकारी लेने के लिए 2007 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना है जो 1992 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अब तक
भारत में परिसीमन आयोग कितनी बार गठन किया गया है? देखिए अब तक परिसीमन आयोग है जो मात्र 4 बार गठन किया गया है। एक है जो 1952 में किया गया था, एक 1962 में, 1972 में और सबसे नवीनतम है जो 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। परिसीमन आयोग का गठन है जो भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र का निर्धारण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर कह रहा है कि 97वें संविधान संशोधन का संबंध है। देखिए 97 जो संविधान संशोधन हुआ था 2011 में हुआ था और इसका संबंध सहकारी क्षेत्र से है। इस सहकारी क्षेत्र भारतीय संविधान में नहीं था चर्चा, ये 97वें संविधान संशोधन के तहत इसका प्रावधान किया गया और आर्टिकल 19C में सहकारी शब्द जोड़ा गया था और 43B में सहकारी शब्द जोड़ा गया था। तो किससे संबंध है? ये 97वें संविधान संशोधन से है और 97वें संविधान संशोधन है जो भाग 9B में इसको समाहित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 कह रहा है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है? देखिए जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी जो अध्यक्ष होते हैं उसके जिलाधिकारी यानी कि वहाँ के डीएम हैं जो इसके अध्यक्ष होते हैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। वहीं राज्य में जो राज्य आपदा प्रबंधन है उसके जो मुख्य होंगे सीएम होंगे। वहीं अगर देश में इस चीज़ का यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके जो अध्यक्ष होंगे वो पीएम होंगे, यानी कि देश में पीएम हो जाएंगे, राज्य में सीएम होंगे और जिला में डीएम हो जाएंगे। किसके? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होते हैं उसके। चलिए 41 नंबर देखिए 41 क्या कह रहा है? लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए लोकपाल विधेयक है जो 2013 में आया था और इसके प्रथम अध्यक्ष है जो 2019 में लोकसभा का गठन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। एक्ट आया था 2013 में, लेकिन पहला गठन है जो 2019 में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष है जो पिनाकी चंद्र घोष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त आयोग के गठन कब किया गया था? देखिए वित्त आयोग के स्वतंत्र भारत के पहले वित्त आयोग का गठन है जो 1955 में किया गया था और NC तलवार की अध्यक्षता में इसका किया गया था। वर्तमान में 23वां वित्त आयोग का गठन है जो दिनेश महेश्वरी की अध्यक्षता में किया गया है। देखिए पहला वित्त आयोग का गठन है भारत में जो 1833 के अधिनियम के तहत 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? देखिए योजना आयोग की जो स्थापना है 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है जो 1951 से लेकर 56 तक चला था और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि पर बल देना और हेराल्ड डोमल के ये नेतृत्व में पहला पंचवर्षीय योजना है उसी के मॉडल पर एक गठन किया गया था 1951 से लेकर 56 तक। योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना। देखिए योजना आयोग की जो योजना आयोग है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता था। 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से लेकर 17 तक चला। उसके बाद से जो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग NITI नीति आयोग की स्थापना किया गया था 2015 में। देखिए नीति आयोग है जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इसकी गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया योजना आयोग के प्रतिस्थापित करके। योजना आयोग है जो केंद्रीकृत था यानी कि केंद्र ऊपर से बजट का आवंटन करते थे, मगर ये नीति आयोग है ये डिसेंट्रलाइज है यानी कि विकेंद्रीकृत है। इसमें स्थानीय स्वशासन के स्तर से यानी कि नीचे स्तर से वित्त के आवंटन मांगा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। 44 क्या कह रहा है कि वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और कितने अन्य सदस्य शामिल होते हैं? सबसे पहले वित्त आयोग की चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में इसकी चर्चा की गई है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य यानी कि टोटल 5 सदस्य मिल करके वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? सदस्य 4 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो NDCC को बोलते हैं, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी अध्यक्षता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। चलिए NDC में जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं जो इसके सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? देखिए चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी चर्चा आर्टिकल 324 में की गई है। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी चर्चा 315 में की गई है। नीति आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था नहीं है। वित्त आयोग की चर्चा है 280 में की गई है। इस प्रकार से नीति आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था नहीं है, बाकी सभी संवैधानिक संस्था हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। देखिए लोकपाल और लोकायुक्त ये स्थापना इसलिए किया गया था ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। ये भ्रष्टाचार की जाँच के लिए जो इस आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना को प्रावधान है सबसे पहले जो प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया था वही इसका सुझाव दिए गए थे और इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। ये 1966 से लेकर के 69 तक रहा था ये आयोग, ये गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। इन्हीं के
सुझाव पर लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का ये प्रावधान किया गया था उस समय, लेकिन इसके स्थापना है 2013 में एक्ट आया था। एक्ट है जो 2013 में आया था, लेकिन सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार के द्वारा दिया गया था। समय समय पर अन्य आयोग समिति के द्वारा भी लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था, लेकिन ये गठन है 2013 में हुआ था। वहीं संथानम समिति है वो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के गठन के लिए सुझाव दिया था। पुंछी आयोग है 2007 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया था। वहीं सरकारी आयोग है जो 1983-84 में गठन किया गया था, इसका भी प्रावधान केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बारे में सुझाव देना था। चलिए 48 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा चुनाव भारतीय चुनाव आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो देखिए चुनाव आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव का संचालन करते हैं। वहीं स्थानीय निकाय का चुनाव है जो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा निर्वहन किया जाता है। राज्य चुनाव आयोग की चर्चा 243 के में इसकी चर्चा की गई है। ये स्थानीय स्वशासन का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। देखिए 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मताधिकार को निर्वाचित होने का अधिकार है। जो हम वोट देते हैं ये कौन सा अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 326 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं और वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो अपने पसंद के वोटर को यानी कि उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। ये कौन सा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 और हमारा सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। देखिए विधेयक है जो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। जब यह दोनों स्थान से जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति अगर उस पर सहमति दे देते हैं तो वो विधेयक है जो कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेशन आज का समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।